नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के D30 में। 20 तारीख आज की दिन है, आज का सोमवार। आज हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सामान्य सा टॉपिक है जो कि कांग्रेस से रिलेटेड है या आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। कुछ अटपटे सवाल आजकल चटपटे अटपटे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन अटपटे सवालों को हम चैलेंज करेंगे। आयोग पूरा मूड बना के बैठा हुआ है कि कुछ हम ऐसे सवाल देंगे जो आसानी से तो ना हो। ऐसे प्रश्न पत्र का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें कई बार गेस वर्क सही होते हैं, कई बार नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कुल मिला के ये बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आयोग को हम नहीं बदल सकते, हम अपनी तैयारी को बदल सकते हैं। अब अपने हथियार हमको मजबूत करने पड़ेंगे, अपनी रणनीतियां हमको बदलनी पड़ेंगी। कल जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ, पिछले प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, जनरल क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। कल उठा के वो सब ऑप्शनल के पेपर जो पहले पूछे जाते थे उससे क्वेश्चन उठा के उन्होंने भर दिए। तो हम भी कम नहीं है, हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे की जितनी भी प्रैक्टिस होगी टेस्ट सीरीज और सब में हम इतने क्वेश्चन अटपटे और वो सब तरीके के रख देंगे कि आयोग की बैंड बज जाएगी। समझ रहे हैं? आयोग खुद सोचेगा कि मतलब ऐसे प्रश्न हमको मिल जाए तो हम रख दें उसमें। वैसे क्वेश्चन अपने अच्छे होते हैं, लोग भी करते हैं, मुझे मैसेज बताते हैं कई बार। आयोग के लोग भी जो हमारे संपर्क में है वो लोग भी कहते हैं कि एक स्तर है। खैर, ये सब बातें अलग की हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का Day30 और 20 प्रश्न इसमें देखेंगे, फिर करंट अफेयर के प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? भारतीय मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा था? क्यों उग्रवादियों की जो नीतियां थी उसका समर्थन वो क्यों नहीं करते थे? तो आपने पढ़ा होगा जब, तो उसमें देखा होगा कि जो भारतीय मुसलमान थे वो इससे दूरी बना के इसलिए रखे थे क्योंकि हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी उग्रवादियों की। और जहां पे धर्म का मुद्दा आ जाएगा, धर्म की बात आ जाएगी, तो मुस्लिम जो हैं वो इस मामले में कट्टर होते हैं। तो वो फिर धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे और हर जातियां ऐसी होती हैं कि मुस्लिम्स में थोड़ी सी कट्टरता ज्यादा होती है, तो इस कारण से अलग रहे। ये नुकसानदेह था, ये चीज जो थी वो नुकसानदेह थी, क्योंकि ये लोग भी यूनाइट होते और हिंदी मुस्लिम दोनों हो जाते तो हम हो जाते। अभी तो मैं हूं, और जब हम हो जाएंगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हाँ? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो क्या तो तुम हो, है ना? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब हम दोनों मिल जाएं तभी तो वही वाली स्थिति यहां पर भी रही। और अगर हिंदू उग्रवादी जो थे वो हिंदू अतीत का राग ना अलापते तो ये लोग भी मिल जाते। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो ऐसी बातें सुन के मुस्लिम्स क्यों आएंगे? और राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है ना? अल्लाह की देन नहीं कहा गया, अल्लाह की देन नहीं कहा गया। तो मुस्लिम्स को लगता था कि ये हिंदुओं का एक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। प्रश्न पूछा हुआ है, कंफ्यूजन बहुत होता है, कई जगह गलत आंसर भी है। आप में से कई लोगों को यह पता भी होगा, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्नों पे खूब कंफ्यूजन है, मार्केट में सब गलत सलत सब डिस्ट्रीब्यूट है, ये फैक्ट। तो इसको सुधारने का काम भी हमारा है। और ये जो बात कही थी वो मैक्स मूलर ने कही थी। मैक्स मूलर ने ये बात 17 फरवरी 1898 की बात है। 17 फरवरी 1898, समय को ध्यान में रखिएगा। प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे और जॉन लुबाक, तो जॉन लुबाक को एक पत्र में कहा था उन्होंने लिख के कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यानी कि थोड़ा सा उनका सपोर्ट करने की बात यहाँ पर आ रही है। तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, आजकल के जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है कि किसने और कब कहा था, किसको चिट्ठी लिखी थी, है ना? संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं तक नहीं, संदेश में लिखा क्या जाता है, कितनी बार उसमें आई लव यू का प्रयोग हुआ, ये भी पूछना जाने लगा है, पूछने का प्रयास करता है आयोग। तो अब चिट्ठी चोरी से पढ़नी पड़ेगी, चिट्ठियों से सार निकालना पड़ेगा। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, अब कहाँ चिट्ठियां लिखी जाती हैं। चिट्ठियों के तो दिल कलेजे निकाल के रख दिए जाते थे, अब व्हाट्सएप में तो करके मैसेज डिलीट कर दिया जाता है तुरंत। चिट्ठियों के चितड़े उड़ जाते थे, इंक की स्याही फैल जाती थी, लेकिन चिट्ठियां रखी रहती थी। चिट्ठियां ऐसी होती थी कि इंक की स्याही कैसे ना फैलती, आंखों से जब आंसू गिरते थे पढ़ते समय, और यहाँ पे गिर के जब चिट्ठियों को भिगोते थे तो क्या होता था, सब स्याही फैल जाती थी, लेकिन चिट्ठियां रखी रहती थी। अब कहाँ, अब तो व्हाट्सएप में बट से डिलीट, नंबर चेंज, मामला खत्म।
दोस्ती कब तक? जब तक पुराना नंबर चालू। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? कौन था 1904 से लगातार ये कोशिश कर रहा था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। 1904 की बात है, भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की इन्होंने मांग की थी। और 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में अधिवेशन हुआ, तो इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और इसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब की बात इन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने इसमें राष्ट्रीय शिक्षा, सुशासन से संबंधित ये 4 प्रस्ताव पारित किए थे। एक प्रश्न यहीं पर करिए, वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में 4 प्रस्ताव पारित किए गए? दूसरा प्रश्न यहीं पे तैयार करिए, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो 4 प्रस्ताव पारित हुए तो उनमें कौन सा शामिल नहीं था? एक था स्वदेशी आंदोलन, एक था बहिष्कार आंदोलन, एक था राष्ट्रीय शिक्षा, एक था स्वशासन से संबंधित। ये 4 प्रस्ताव थे। चारों प्रस्तावों को रट के, बिल्कुल याद करके, मसाला की तरह पीस करके, गुट्टी की तरह बना करके, शरबत की तरह घोल करके, कॉफी की तरह जैसे भी उसको खौला के, उबाल के, फेनिल करके पी जाइए, सूप की तरह चुस्की लेके, जैसे भी। अब जो भी आपको करना है करिए। यहां से 5 प्रश्न बन रहे हैं, सब तैयार कर लीजिए। कब से शुरू किया? 1904 से। किस सम्मेलन की अध्यक्षता की? 1906 में। स्वशासन और स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कौन कौन सी चीजों की मांग की? तो ये 4 चीजें। कहां पे मांग की? कलकत्ता अधिवेशन में। बात समझ में आ रही है? ऐसे तैयारी करेंगे तब अब काम चलने वाला है, क्योंकि आयोग बिल्कुल लंगोट कस के, मुड़ैछा बांध के कूद पड़ा है। अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो हम लोगों को अपनी तैयारी आगे बढ़ानी पड़ेगी, हम लोगों को अपना स्तर अपग्रेड करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? लगातार शब्द यूज हुआ है, 6 साल यूज हुआ है। दोनों चीजों पे ध्यान रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी। आगे अपडेट करके भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अबुल कलाम आजाद आंसर याद करिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आजादी से पहले की यह बात है, खैर आजादी के बाद का एक ही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी जब आजादी मिल गई उसके बाद में जब कांग्रेस आगे कंटिन्यू हुई तो इंदिरा गांधी देखो 98 से 84 तक रही हैं। 1998 करिए इसको, है नहीं नहीं सॉरी 78 से 84, ये उल्टा लिख गया, देखिए यहां पर क्या मिस्टेक हुई है। 1978 से 84 तक रही। राजीव गांधी 85 से 91 तक रहे। सोनिया गांधी 1998 से तक अब तक रही थी, लेकिन अब इसको हटाइए, राहुल बाबा बन गए हैं। इसको अपडेट करना था, देखिए रह गया है। राहुल बाबा बन गए और इन्होंने कांग्रेस को जहां तक पहुंचाना था पूरी ताकत लगा के खींच के नीचे खींच के धसा दिया है, बिल्कुल कीचड़ में फंसा दिया है। तो अब जो भी है उससे नहीं मतलब है। तो 98 से अब तक का मतलब कब बने राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष? कब बने? इसको अपडेट करिए, इसी समय अपडेट करिए, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, है ना। तो अध्यक्ष कब बने कांग्रेस के, कांग्रेस प्रेसिडेंट? उत्तर दीजिए इसी समय, कब बने? बढ़िया प्रश्न है, इसी समय तैयार कर लीजिए। 16 दिसंबर से 17 से 3 जुलाई 2019 के बीच में ये रहे हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी बाबा को बना दिया गया था, तो अब तक वाली ये बात यहां पर ये खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? छोड़ेंगे नहीं, कोई तरीके का कोई भी प्रश्न हो सब हल करेंगे। तो सबसे कम उम्र में भी याद कर लीजिए, अबुल कलाम आजाद। 1888 से 58 के बीच में इनका कार्यकाल मतलब जीवन काल रहा है। और 1923 में जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, 1923 की बात है, तो ये उसमें अध्यक्ष थे, उसके प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। और उस समय ये बहुत कम उम्र के थे, ठीक है, सबसे छोटे उम्र के थे। उम्र क्या थी मुझे नहीं पता, आपकी व्याख्या में भी उम्र नहीं दी है, लेकिन अबुल कलाम आजाद के बारे में यह कहा जाता है। फिर 1940 से 46 के बीच में जब ये रहे तो लगातार 6 वर्ष, 6 साल, 6 साल ये क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी ये जो चीजें हैं, 98 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी।
14 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता फिर से इन्होंने भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी, आनंद मोहन बोस ने की थी ये 1898 में, और 1914 में ये भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। ये विकल्प यहाँ पर दिए हुए थे, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट वाला, जहां पर वो वाला प्रस्ताव पास हुआ था, कौन वाला ये आप जानते हैं, तो उसकी अध्यक्षता की थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? कौन सा ये अधिवेशन था जिसमें इन्होंने बताया था? 1936 में एक अधिवेशन आपका होता है लखनऊ में, ठीक है, और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बनाया। अब यहां पर ये जो है स्टेटमेंट कि किसने बताया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब बताया? 1936 में। कहां बताया? लखनऊ में। लखनऊ का अधिवेशन ये कब हुआ था? 1936 में, ठीक है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1936 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न है। जरा कमेंट करिए, टाइप करिए, 1936 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए। कौन दे रहा है सबसे पहले उत्तर, बताइए। जब तक उत्तर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1936। कोई उत्तर आ गया? चलिए, अब ये जो है ये देखिए, 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, ये ध्यान रखना। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो है वो समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता देखता ही नहीं हूं जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ऐसा और कोई रास्ता उनको नजर आता ही नहीं था। तो समाजवाद का रास्ता, समाजवाद की जो बात है वो याद रखना, ठीक है। तो ये 1936 का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये बात जिनको नहीं पता थी वो याद कर लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला प्रश्न, बिल्कुल सरल से प्रश्न होते हैं, उत्तर उसी में छुपा होता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कौन सा अधिवेशन था जिसमें ऐसा उन्होंने किया था? तो ये नागपुर का अधिवेशन था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1920 में यह अधिवेशन हुआ था और नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1920 नागपुर का अधिवेशन। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था और उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में से कौन सा था, मतलब ये कौन सा अधिवेशन था जिसमें एक गवर्नर जनरल ने पार्टिसिपेट किया था? 1915 में एक अधिवेशन हुआ था मुंबई में और लॉर्ड विलिंगटन जो था, ये विलिंगटन ये 31वां सम्मेलन था ना, 31वां सम्मेलन था। तो इस अधिवेशन में इसने पार्टिसिपेट किया था और उस समय ये मुंबई का ही गवर्नर हुआ करता था, मुंबई का ही ये गवर्नर हुआ करता था। और जो विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, ये ध्यान रखना, ये गवर्नर जनरल यहाँ पे लिखा है, ये प्रश्न, ये गवर्नर जनरल था नहीं, ठीक है, लेकिन गवर्नर था, ये ध्यान रखना, गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल हुआ 1931 से 36 के बीच में, लेकिन ये हुआ था 1915 में, तो बाद में गवर्नर जनरल बना है। तो गवर्नर जनरल बाद में तो आप उसको कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल, लेकिन जब पार्टिसिपेट किया था तब ये केवल गवर्नर था, ये ध्यान रखना। प्रश्न बनाते समय ये गलतियां कर दी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए चुना गया? 1919 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें नया संविधान लिखने के लिए ये बात हुई, तो इसमें किसको चुना गया था? तो इसमें जो चुना गया था वो दो लोग थे, एक थे इसमें केलकर और एक दूसरे थे आईबी सेन। तो एक दूसरा है और एक चौथा है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, एक केलकर का नाम याद रखना और दूसरा आईबी सेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो सीआर दास, बीजी तिलक, गांधी, ये सहयोग मतलब महात्मा गांधी इनका लोगों का सहयोग चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा काम इन लोगों के पास था तो ये लोग उपलब्ध नहीं हो पाए। सीआर दास और बीजी तिलक इनका सहयोग चाहते थे गांधी, तो जब ये नहीं हो पाए तो केलकर और आईबी सेन ने इनकी मदद की थी। इनकी सहयोग में यही लोग थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, बहुत बढ़िया प्रश्न, और ये थे सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात, और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज भी ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सम्मेलन जो हुआ था, अध्यक्षीय संबोधन ये कर रहे थे, तो अपने अध्यक्षीय संबोधन के दौरान ये वकालत इन्होंने की थी हरिपुरा अधिवेशन में, और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। हरिपुरा है कहां, जरा ये बताना, हरिपुरा कहां है, हरिपुरा कहां पर है, हरिपुरा, हरिपुरा कहां पर है, उत्तर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। हरिपुरा पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में आपका पड़ता है सूरत में, और सूरत में हरिपुरा एक हुआ करता था विलेज। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये भी प्रश्न मुझे अटपटा लगा कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, हो सकता है कि आप लोग गलत कर दें, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। तो ये कहा था सैयद अहमद खान ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1888 का सम्मेलन भारतीय मतलब 1888 में सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई थी। संयुक्त, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा ये बनाई थी इन्होंने। इसमें उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार प्रसार को निष्फल करना। इसकी व्याख्या ही हम देख लेते हैं। कांग्रेस की प्रचार प्रसार को ये कह रहे थे हम निष्फल करेंगे, लोगों को कांग्रेस से दूर रखने का प्रयास ये कर रहे थे। तो ये उसी में इन्होंने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये अधिवेशन हुआ था 1916 में, और ये 1916 का अधिवेशन था लखनऊ का। लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, उत्तर दीजिए। 1916 का जो कांग्रेस सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइए, उत्तर दीजिए, किसने इसकी अध्यक्षता की थी। ये लखनऊ पैक्ट के लिए भी जाना जाता है। उसी में इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेके रहूंगा। उत्तर दीजिए, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। अंबिका चरण मजूमदार, ये 1916, वेरी गुड, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा। इसी अंबिका चरण मजूमदार वाले अध्यक्षता वाले अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें इन्होंने, ठीक है, ये बात कही थी। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता इसी के अंतर्गत हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता संपन्न हो पाया था। तिलक ने प्रयास किया, एनी बेसेंट ने प्रयास किया, तभी ये एग्रीमेंट हो पाया था। ठीक है, और ये लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1916 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। आजकल आयोग को पता नहीं क्या एक नशा चढ़ा है बीच से प्रश्न पूछने का, ना ऊपर से ना नीचे से, बीच से कहेगा हम यहां से पूछेंगे, तो तुम बेटा यहां से पूछ रहे हो तो हम भी यहां से पढ़ाएंगे, देखते हैं कौन आगे निकलता है। तो 27वां अधिवेशन जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये 1912 में हुआ था। 27 जोड़ लीजिए, है ना, पहला अधिवेशन 85 से फिर 27 जोड़िए तो 1912 आ जाएगा, और ये हुआ था बांकीपुर में। और बांकीपुर आपका कहां पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। ये बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में शायद एक बार पूछा गया है। और इसके अध्यक्षता जो किया था वो आर एन मुधोलकर नाम था उस जिस व्यक्ति का, उन्होंने किया था।
और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कांग्रेस समझ में आया 1912 में, इतने दिन पापा का पता नहीं चला था, फिर फादर ऑफ कांग्रेस जो था 1912 में याद आया, और तब एओ ह्यूम को कहा गया कि ये फादर ऑफ कांग्रेस है। इस कारण से ये बांकीपुर का जो अधिवेशन है, बांकीपुर बिहार का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन एक थे जो नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध कभी नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता थे, अकीम अजमल खां ये भी थे, गफ्फार खां ये भी थे, और सर सैयद जो अहमद खां थे ये कभी नहीं रहे। 1857 का विद्रोह हुआ तो कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, कंपनी के प्रति पूर्णतया वफादार राजभक्त थे वो। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है इंडियन मुसलमान। उसमें सरकार को यह सलाह दी थी कि वो मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं, है ना। तो इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध तैयार किया था सर सैयद अहमद खां को। ठीक है, कभी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती रहे, बाद में ये प्रबलतम शत्रु बन गए थे कांग्रेस के। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उनको राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन करने का श्रेय भी जाता है। राजस्व प्रसाद सितारे हिंद जो थे, उनके सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की। तहजीब उल अखलाक ये इनका पत्रिका इनकी है, उसको भी इन्होंने निकाला था। 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। पाश्चात्य विषय और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही इसमें पढ़ाए जाते थे। महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी अभी बनाई गई है अलीगढ़ में, कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य यही है कि जो इस तरीके से एएमयू एक गढ़ के रूप में कार्य करता है तो उसको थोड़ा सा कमजोर बनाया जा सके, ये योगी की पहल है, मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी आदित्यनाथ जी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? करिए प्रश्न। 89 की बात है, और 89 में 1889 में एक जो समिति बनाई गई, उस समिति का सभापति आपसे पूछा जा रहा है। तो एक थे मिस्टर डिग्बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, ये विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ये 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ये समिति थी, और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। प्रश्न करिए, इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने। कहां से आई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। क्यों बनाई गई? लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इसलिए बनाई गई कि भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराया जा सके। कब बनाई गई? 1889 में बनाई गई। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्षता विलियम डिग्बी बता ही चुके हैं, याद हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इसमें भी आंसर में खूब कंफ्यूजन होता है, और ये थे कर्जन, होना नहीं चाहिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रश्न जो है ये कब कहा था, ये एक प्रश्न बनता है। ये कुछ लोग कहते हैं बंगाल विभाजन के समय कहा, 1905 में, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि और पहले इसने कहा, जब मतलब कांग्रेस बनी उसी के जस्ट बाद ही, है ना। ये सब 1900 की बात है, ये सब हटा दीजिए, 1900 याद करिए। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए, ये उसका मूल स्टेटमेंट था। 1903 में फिर मद्रास गवर्नर को उसने लिखा कि जब से भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूं, किसी भी तरीके से कांग्रेस को मैं न्यूट्रल बना दूं, नपुंसक बना दूं। और वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार भी कर दिया था। यह दिखा रहा था कि देखो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट और उनका सन भी याद रखना। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? अब यहां पे दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान लीजिए कि पहली महिला जो थी वो कौन थी अध्यक्षा, अध्यक्ष कौन थी? तो पहली जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी, एक तो ये याद कर लीजिए। अब यही लगा दीजिए कि भारतीय, अगर इसमें लगा दिए भारतीय पहली महिला, तो वो कौन हो जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। प्रश्न यहां पर है कि एनी बेसेंट को कब चुना गया था? तो एनी बेसेंट को यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता का, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में। तो वहां पर पहली भारतीय महिला नहीं, पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला नहीं, भारतीय महिला की जब बात आएगी तब तो आपको जाना पड़ेगा 1924 में, 1924, ठीक है, 24 जाएंगे कि 25, कब बने हैं जरा बताइए इसको। लेकिन अगर महिला आपसे पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना, ये 1900 कब की बात है, 1917 की बात है। और ये अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता अधिवेशन था, वहां पर ये अध्यक्षा बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और व्याख्या इसमें जैसे और ऑप्शन पे दी है कि लाला लाजपत राय जैसे है, तो ये शेर पंजाब, पंजाब का सिंह इनको कहा जाता था। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, उसमें अध्यक्ष ये बनाए गए थे। एक बार प्रश्न पूछा गया था लाला लाजपत राय अकेले थे जिन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो गलत है, अनहैप्पी इंडिया उन्हीं की रचना है, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी ये आंग्ल आयरलैंड से थी, है ना, 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। और 1916 में होम रूल लीग का इन्होंने गठन भी किया था। 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा ये बनी थी। मोतीलाल नेहरू जो इसमें दिया था, तो 1919 और फिर 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वराज पार्टी का इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। तिलक जो है वो केसरीय मराठा के लिए जाने जाते हैं, चित्पावन ब्राह्मण थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा भी इन्होंने दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी तिलक नहीं रहे, तिलक को नोट किया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर ये याद कर लीजिए, कई प्रश्नों में फार्मूला काम करेगा, तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम नहीं का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? अगला प्रश्न मैंने यही सेट कर दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने सब बता दिया है, वही ऑप्शन इसमें सब दिए हैं, वही व्याख्या है। करे आयोग अब नए प्रश्न का प्रयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, है ना, किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो अधिवेशन कौन सा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का आप मतलब समझिए। इस प्रश्न का मतलब यह है, वो कभी कभी क्या होता है दूसरे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ले लेते हैं, कुछ टेक्निकल एरर थी, सही हो गया। तो ये इस प्रश्न का मतलब समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात हो रही है। और उसने कहा, एक दो तीन चीजें इसमें इसने लगा दिया है, एक तो प्रथम कह रहा है, दूसरा कह रहा है निर्वाचित। अब दोनों चीजों पे आपको ध्यान भी देना है, ये ध्यान रखना, दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना है। प्रथम भी होना चाहिए, यूरोपीय होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। ये इसका नाम अगर आपको पता है तो ये था जॉर्ज यूल। और जॉर्ज जो यूले था, इसने अध्यक्षता कहां की थी, कब की थी, अगर ये आपको पता है तो इसने की थी 1888 में। अध्यक्षता कहां के, 1888 में अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इतने फैक्ट आपके तैयार हो गए, तो यही था, ठीक है। और अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, और इस प्रश्न का आप जवाब दें, वो प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रथम जो अध्यक्ष थे मुस्लिम, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम की बात हो रही है, सर्वप्रथम मुस्लिम की बात हो रही है, मुस्लिम थे सर्वप्रथम, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 की बात है, मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और मद्रास के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। पूछा जा सकता है कौन सा अधिवेशन था, तो थर्ड अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अब हम लोग तैयारी करेंगे, और निश्चित मान के चलिए कि चीजें जो है बाहर नहीं जाएंगी। सेशंस भी मैं एक अटपटा सेशंस भी लाने वाला हूं, कुछ देखता हूं, कुछ पीसीएस में तो इस बार जो लोग हमसे जुड़े रहेंगे उनका कट ऑफ से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन के ऊपर मार्क्स लाने का प्रयास होगा।
बस ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा कल परसों से। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 से किया गया। कहां किया गया है, डेट भी याद कर लीजिए, 20 सितंबर, संस्करण याद कर लीजिए 15वां। सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण है किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। अब 2020 में फिर ये नहीं हो पाया कोविड के कारण। इस बार जो इसका 15वां संस्करण है, इसका आयोजन पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड में है। बात समझ में आ रही है। भारतीय सेना और नेपाली सेना विभिन्न उग्रवाद विरोधी अभियानों के अपने अनुभवों को इसमें साझा करेगी, रणनीति उपकरण जो भी है, सारी चीजें, ये सब तो आप जानते ही हैं। अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन कहां पर किया गया, 61वां है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, सितंबर में अभी इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये आपका किया गया है कहां पर, कोहिमा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोहिमा में जो इसका उद्घाटन किया है, वो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। और ये जो उद्घाटन है, ये अब इसके बाद वहां पर क्या होगा, भावी जो पीढ़ी है उसके लिए अवसर पैदा होंगे, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर तो बनेंगे ही, और कागजों पे उनकी एंट्री की जाएगी, लोग बेरोजगारी से मुक्ति पा जाएंगे। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं, और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। RN रवि का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनको चुना गया है जल्दी ही, इसलिए इनको भेजा गया है वहां, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की जो राजधानी है वो है क्या, कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ये बात सही है कि गलत है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी कितने लोगों को लगता है कि है। कई बार हमको बहुत सरल सरल चीजें नहीं याद आती हैं, और जब नहीं याद आती हैं तब समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटे फैक्ट भी है। तो नागालैंड की राजधानी ये है। अगला प्रश्न है, पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब में जितने भी मुख्यमंत्री अभी हुए हैं उनमें से एक मुख्यमंत्री अभी बनने जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी बनने जा रहे हैं, ये पहले दलित मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, गोपी चंद्र भार्गव वहां के पहले मुख्यमंत्री हैं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब बने थे, और भीमसेन सच्चर ये सेकंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले दलित मुख्यमंत्री अब बनने जा रहे हैं। यूपी में तो बन चुके हैं, यूपी में मायावती रही हैं। ठीक है, तो मायावती जी रह चुकी हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल का अभी इनको नेता चुना गया है, पहले ये शिक्षा मंत्री वहां पे हुआ करते थे, और अब बहुत दिनों से खींचतान वहां पे चल रही थी, इस्तीफा दे दिया है अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। भारत के पंकज अडवाणी ने किसको हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। भारत के पंकज अडवाणी की जब बात होती है तो आपको याद आ जाता होगा कि ये बिलियर्ड्स एंड स्नूकर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है आमिर सरखोज को, और आमिर सरखोज को हरा के, इनका नाम याद रखना, दो बस इतना नाम ही काफी है, 2021 का इन्होंने क्या जीता है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, है ना, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ये ध्यान रखना। और ये आपसे पूछा जा सकता है। और आमिर सरखोज है कहां के, ये है ईरान के। कहां के, ईरान के हैं। बाकी क्या किसने किया ये कोई नहीं। यासीन मर्चेंट, आलोक कुमार, आदित्य मेहता, ये अन्य भारतीय हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप पहले भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शाइनिंग सिंह यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया, के नहीं, राजनाथ सिंह ने किया। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, शाइनिंग सिंह यूथ ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह। प्रभलीन सिंह इसके लेखक हैं। और ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसमें क्या है, इस पुस्तक के अंतर्गत 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियां हैं अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करने वाले लोगों की। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह। और ये गुरु तेग बहादुर जी की 4वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। जब कोई बड़ा आदमी पुस्तक का विमोचन करता है तो वो पुस्तक इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। आगे क्या है पढ़ के देखिए उसको।
तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज और हाथी मिर्च को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया, जीआई टैग इसको दिया गया है। तो ये जो जीआई टैग इसको दिया गया है, ये किस राज्य के उत्पाद हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? किस राज्य के उत्पाद हैं? एक तो इसमें मिर्च है, हाथी मिर्च, और दूसरा है तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज। अब ये दोनों क्या है, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। हाथी मिर्च अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, कैल्शियम और विटामिन सी का स्तर इसमें बहुत ज्यादा होता है ना? उच्च अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन रंग का मूल्य 164 है। ये भी अत्यधिक उच्च अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन के तहत इसका जो मूल्य है वो 164 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिर्च का निकलने योग्य जो रंग है वो आमतौर पर जो ये अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन है, आस्टा बोलते हैं, उसके अंतर्गत मापा जाता है। जहां तक मैंड्रिन ऑरेंज की बात की जाए तो उस आकार में खूब बड़ा होता है और लगभग ये 250 ग्राम से थोड़ा सा कम 232.76 ग्राम का होता है। अनोखा, मीठा, खट्टा स्वाद इसका होता है। और ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, ये जो दोनों चुने गए हैं, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं मणिपुर के। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये मणिपुर के उखरुल जिले में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और अपने अनोखे स्वाद के लिए ये जाने जाते हैं, ये हाथी मिर्च। और जो ऑरेंज है, इसको भी जो टैग मिला है, मणिपुर के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी ये कार्य करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी। अगला जो प्रश्न है, एक पहल, ये अभियान का नाम है, एक पहल किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया? एक पहल अभियान, एक पहल जो अभियान है ये अभी किससे रिलेटेड अभियान है? टेली ला के बारे में सोचते रहिए, आप लोग उत्तर दीजिए तब तक। टेली ला के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये चल रहा है 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और यहाँ पे कानूनी जानकारी देने की बात की जा रही है। तो इस कारण से ये जो, अगर इतना आपको याद है कि इसमें लॉ के बारे में बात की जाएगी, तो ये कानून और न्याय मंत्रालय की पहल हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और जो नालसा है, नालसा भी इसमें मदद करेगी। और ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये भी इसमें साझेदारी कर रही है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें होगा। तो ये भी मंत्रालय कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है, लेकिन पहल इस मंत्रालय की है, न्याय एवं अधिकारिता। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन बंद किया? विश्व बैंक समूह डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और इजी आप जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस सब का प्रकाशन कर रहा था। अभी इसने फैसला किया कि हम इसको बंद कर देंगे। डूइंग बिजनेस रैंक जो ये जारी करता था, इसको बंद करने का इसलिए फैसला किया क्योंकि 2018 का और 2020 का आंकड़ा जब देखा गया तो उसमें मिला कि काफी अनियमितताएं इसमें बरती गई हैं। और विश्व बैंक समूह प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक मंडल के द्वारा कहा गया अब हम इसको बंद ही कर देंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट के बंद होने से पैदा हुए शून्य को भरने के लिए विश्व बैंक व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर भी काम कर रहा है कि अब कुछ नया हम करेंगे तभी तो कुछ। भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो होती थी उससे बहुत कुछ हमको पता चलता था। उससे निवेश के बारे में जो चीजें होती थी, निवेश के बारे में जो भी फैसले लेने होते थे, उसमें हेल्प मिलती थी। अब इसको जो है अगर बंद कर दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पूछा जाएगा ये प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा, है ना? तो समस्याएं होंगी, तो कुछ नया दृष्टिकोण, कुछ नई चीजें। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर आप दीजिए। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है फिनो पेमेंट्स बैंक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 2 साल की अवधि के लिए इनको चुना गया है। और फिनो बैंक के पहले अभियान फिकर नॉट का चेहरा ये होंगे, फिकर नॉट, ये आपको ऐड करते उसमें मिल जाएंगे। और मैत्रीपूर्ण स्थानीय बैंकर हमेशा उपलब्ध के माध्यम से ये प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अध्यक्ष फिनो बैंक के प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है। 13 जुलाई 2006 को अभी इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ऋषि गुप्ता जो है इसके सीईओ और एमडी हैं। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिए।
60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में किसने नया कीर्तिमान स्थापित किया, और इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। अभी जो ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है, ये तेलंगाना के हनमकोंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है, और ये 1500 मीटर की दौड़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये हासिल किया है, 23 वर्षीय एथलीट हैं और इनका नाम है हरमिलन कौर बैंस। और इन्होंने इसके पहले जो है बुसान में एशियाई खेलों में 15 नहीं, इन्होंने सॉरी ये 23 वर्षीय नहीं है, नहीं है, ठीक है, इनकी उम्र तो 23 साल की है, इनकी उम्र तो 23 साल की है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि इसके पहले कौन सा रिकॉर्ड था। इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, ये टाइम लिया है 1500 मीटर की दौड़ 4 मिनट 5 सेकंड, ये पॉइंट 39 5.39 सेकंड। टाइम की वैल्यू तो इन्हीं लोगों से पूछिए। इसके पहले ये रिकॉर्ड था 4 मिनट 6.03 सेकंड का। ये रिकॉर्ड था सुनीता रानी का, और सुनीता रानी ने ये रिकॉर्ड बनाया था 2002 में, और 2002 में ये रिकॉर्ड सुनीता रानी ने बुसान में बनाया था। तो वो 19 साल का पुराना रिकॉर्ड था, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। इस कारण से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकॉर्ड टूटा है, और जब रिकॉर्ड बनते हैं या रिकॉर्ड टूटते हैं तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप लोग भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बनाइए, ठीक है। तो चलिए, आज का करंट अफेयर का सेशन और ये डे 30 का सेशन समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे कल। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।